क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि एन आइसोटोप ऑफ, यानी चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है किसका समस्थानिक न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी नाभ के भट्टी में उपयोग में लिया जाता है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन पे हमने हिट किया, तो बाकी तीन जो ऑप्शंस और दे रखे हैं उनका यूज क्या है हमें ये पता करना है। देखिए, सबसे पहला आपको दे रखा है इसमें आयोडीन। आयोडीन, और आप लोगों को पता है कि आयोडीन जो होता है बहुत ही मेडिकल ट्रीटमेंट में बड़ा यूज होता है। आयोडीन के टोटल मिला के 37 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन के 37 समस्थानिक हैं, जिसमें से आयोडीन के चार आइसोटोप्स 123, आयोडीन 124, आयोडीन 125 एंड आयोडीन 131, ये चार ऐसे आइसोटोप्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है रेडिएशन थेरेपी में। रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल किया। और साथ के अंदर मैं आपको एक चीज में और बताऊं कि आयोडीन जो है इसका मुख्य इस्तेमाल किया जाता है पॉजिट्रॉन एमिटेड टोमोग्राफी में। आपने देखा होगा एक होता है सीटी स्कैन, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं, उसमें तो एक्सरेज यूज होती है। जबकि अगर मुझे पॉजिट्रॉन एमिटेड टोमोग्राफी की मदद से आपके शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, उसकी अगर जांच करनी है, तो पॉजिट्रॉन एमिटेड टोमोग्राफी जो हम यूज करेंगे उसमें आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है, पहला। दूसरा आपके पास में दे रखा हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन जो है इसके जो समस्थानिक हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है एटम बॉम्ब बनाने में। कौन कौन से? ड्यूटेरियम, और साथ साथ के अंदर में है ट्रीटियम। इनका इस्तेमाल किया जाता है एटम बॉम्ब बनाने में, यानी विनाशकारी गतिविधियों के अंदर में। तीसरा आपके पास में आ गया इसमें यूरेनियम, और आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं। एक है यूरेनियम 235 जो प्रकृति में 0.250% पाया जाता है, और साथ के अंदर में यूरेनियम 238 जो प्रकृति में 99.750% पाया जाता है। अब यूरेनियम 238 जो होता है ये चेन रिएक्शन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि हैवी होता है, तो एक बार तो न्यूट्रॉन की मदद से आप इसको तोड़ सकते हो, परंतु सेकंड टाइम ये न्यूट्रॉन को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। जबकि यूरेनियम 235 जो हमारे पास में है इसका इस्तेमाल किया जाता है चेन रिएक्शन में, यानी नाभिकीय भट्टी, जिसको न्यूक्लियर रिएक्टर आप कहते हो, नाभिकीय भट्टी, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चौथा हमारे पास में एक चीज बच गया जिसको हम कहते हैं कोबाल्ट, और आप लोगों को पता है कि कोबाल्ट जो है इसका बायोलॉजी के अंदर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी में। अब देखिए, सवाल आपसे क्या पूछा हुआ था कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है। 21वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है, यानी यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डैश से अधिक आवृत्तियों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। आप लोगों को पता है अगर मैं साउंड की बात करता हूं, ध्वनि की, तो इसमें तीन फ्रीक्वेंसियां जो है वो चलती हैं। एक फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, जिसे आप लोग कहोगे अवश्रव्य। दूसरा हमारे पास में आता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ये आपके पास में सोनिक फ्रीक्वेंसी होती है जो मनुष्य के कान जो होते हैं उसको सुनते हैं। तीसरी आपके पास में आती है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी है, इससे अधिक की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम कहते हैं अल्ट्रा सोनिक, यानी पराश्रव्य। तो सवाल में पूछा हुआ था कि अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड कौन सी है, तो जवाब आपके सामने है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है, यानी तीन स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो ढूंढना है। सबसे पहले, फ्यूज तार का प्रतिरोध विद्युत तार की तुलना में अधिक होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जितने भी वायर हम बनाते हैं
ये कॉपर के वायर होते हैं, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जबकि फ्यूज वायर जो होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर जो है वो ग्रेटर देन होता है रेजिस्टेंस ऑफ नॉर्मल वायर, यानी ये कथन सच है, तो सच है तो हमारा आंसर नहीं है। दूसरा हमारे पास में दे रखा फ्यूज तार का गलनांक विद्युत तार के गलनांक से कम होता है। हमेशा ध्यान रखना कि फ्यूज वायर जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो रखा जाता है, यानी आसानी से ये गल जाए ताकि इंस्ट्रूमेंट्स जो है घर के उनको सेफ रखा जा सके, यानी ये स्टेटमेंट सही है तो हमारा आंसर नहीं है। तीसरा, फ्यूज तार के मुख्य स्रोत के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहां गलती है। फ्यूज तार जो होता है उसे कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ते दोस्तों, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो ये है। अब चौथे पे चलते हैं। फ्यूज तार बनाने में टिन और लेड इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज वायर जो है इसको बनाने में एक तो लेड का इस्तेमाल होता है, लेड 37%, और साथ के अंदर में टिन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है 63%। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि फ्यूज वायर जो है वो एलॉय है, यानी 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हमें ज्ञात 118 तत्वों में से कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जिसे पहले मेंडलीफ ने दिया था, बाद में इसको मोजले ने सुधारा था, और वर्तमान में हमारे पास में 118 एलिमेंट्स हैं, और इन 118 एलिमेंट्स में से मेरे प्यारे बच्चों 94 जो है हमारे पास में वो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं, और इनके अलावा पीछे हमारे पास में 24 जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हो गए हमारे पास में, मैन मेड यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो देखिए 118 में से नेचुरली अकरिंग हमारे पास में कितने हुए, 94। छोटा सा क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के सामने क्या होगी जब दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या कह रहा है, बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के सामने क्या होगी, यानी किस पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि इसकी आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन 1 हो जाए। आप लोगों को पता है कि जो मिरर फॉर्मूला है हमारे पास में, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। प्लस माइनस का डिफरेंस होता है लेंस में और इसमें। अब एक सिंपल सा फंडा देखिए, आप लोगों को पता है कि बात हम कर रहे हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में होता है, इमेज भी लेफ्ट में बनती है, और फोकल लेंथ भी लेफ्ट में बनती है। इसका मतलब है कि तीनों माइनस में होते हैं। तो आपसे कह रहा है कि आवर्धन क्षमता 1 है, इसका मतलब m इज इक्वल्स टू मिरर के लिए v/u का मॉड, ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। अगर m की वैल्यू 1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि v का मॉड और u का मॉड आपस में एक दूसरे के बराबर, यानी जितने डिस्टेंस के ऊपर में ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे प्यारे बच्चों आप कहोगे इमेज बनेगी। तो ऐसी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि जहां ऑब्जेक्ट और इमेज एक साथ कंडीशन में बनते हैं, वो होती है आपके पास 2f। बच्चा कहे सर इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाइए, तो मैं अगर इसको वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो ऐसे कह सकता हूं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की जगह u लिख देता हूं प्लस 1/u, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 2/u। u इज इक्वल्स टू क्या होगा 2f। देखिए प्रैक्टिकली मैंने प्रूव कर दिया, यानी अगर ऑब्जेक्ट को वस्तु को 2f पर रखा जाए तो आप कह सकते हो उसकी आवर्धन क्षमता 1 होगी। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। अगर v 2f है तो ऑब्जेक्ट भी 2f होगा, और इनकी वैल्यू कैंसिल आउट होगी, कितनी बनेगी 1। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपके 2f पर रखा होना चाहिए। अब बच्चा कहे 2f का है, पहला कह रहा फोकस नहीं, दूसरा कह रहा पोल नहीं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको c इज इक्वल्स टू हम 2f कहते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो मैग्निफिकेशन आपको क्या मिलेगा 1, यानी 25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
एक आदमी 2 किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 3 किलोमीटर के लिए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 5 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड। बड़ा सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, छोटी क्लासों के क्वेश्चंस माने जाते हैं इसको। देखिए, आपको ये कह रखा है एक आदमी ए पोजीशन से रवाना होता है और बी पोजीशन पे पहुंच रहा है, बीच में एक स्टॉपेज दे दिया उसने सी पॉइंट। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल किया इसने और S2 आपको दे रखा है इसमें 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। पहला जो पार्ट था उसमें इसकी स्पीड V1 दे रखा आपको 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में पार्ट में V2 की वैल्यू आपके पास में है 9 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो देखिए, एवरेज स्पीड के 3 ट्रिक्स होती है जो आपको थ्योरी में बता रखा है। अगर डिस्टेंस और टाइम अलग अलग हो, डिस्टेंस सेम हो या टाइम सेम हो, तो आप कहोगे डिस्टेंस डिफरेंट है, टाइम निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछे S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर किया तो टाइम कितना लगा, तो फॉर्मूला V1 इज इक्वल्स टू क्या बनता है हमारे पास में, S1 अपॉन T1। तो T1 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन V। S1 कितना है 2 और ये हो गया हमारे पास 8, कटेगा 1/4। 1/4 आवर्स, और 1/4 आवर्स का मतलब होता है 60 से डिवाइड कर दीजिए 15 मिनट, यानी पहला पार्ट उसने लिया 15 मिनट में। दूसरे की बात करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं T2 इज इक्वल्स टू S2 अपॉन V2। S2 कितना है 3, V2 कितना है 9, कैंसिल आउट हो जाएगा 1/3 आवर्स। अब 1/3 आवर्स है, इसका मतलब 60 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे T2 इज इक्वल्स टू हुआ 20 मिनट। ना तो टाइम सेम है ना डिस्टेंस सेम है, तो एक जनरल फॉर्मूला यूज होगा एवरेज स्पीड का, बी औसत एवरेज इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। वैल्यूज पुट करते हैं, S1 प्लस S2 2 प्लस 3, T1 प्लस T2 आवर्स में लिखेंगे हम इसमें, ये हमारे पास में है 1/4 प्लस करके 1/3, एलसीएम ले डालते हैं। ऊपर तो है 5 और नीचे हमारे पास में होगा 12 और ये बनेगा 7, ये मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किस फॉर्म में मांग रहा है, पॉइंट्स के रूप में चाहिए इसको, तो हम भी पॉइंट्स के रूप में निकाल देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 8 बार जाएगा 56, 4 बच गया हमारे पास में, तो पीछे बन गया हमारे पास में ये 5 आ गया यानी 7 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जो है इसकी जर्नी की 8.57 है। अब 8.57 कौन सी है, 8.75 दे रखी है, यहां 8 दे रखी है, तो इसके नियर अबाउट हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ये होगी। अब क्या होता है कि डाटा जो है वो इरेगुलर वे में चलते हैं, तो 26 का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा बस का अधिकतम त्वरण होगा जिससे फर्श पे पड़ा एक बॉक्स स्टेशनरी रहे, यह देखते हुए कि बॉक्स और फर्श के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0.14 है और जी की वैल्यू इतनी है। क्या कहना चाह रहा है, जरा इसके क्वेश्चन को समझें अच्छी तरीके। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ट्रक है हमारे पास, ट्रक ही ले लेते हैं, इस ट्रक को थोड़ा सा शेप दे देते हैं, ये ऐसे है, यहां बने हुए इसके टायर, एक बॉक्स जो है उसको हमने यहां रख दिया है, इस जगह पे ये बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। बॉक्स और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू है 0.14 दे रखी, यूनिटलेस होता है। अब ये कह रहा है कि जो ट्रक है इसका एसेलरेशन, मैक्सिमम एसेलरेशन, अधिकतम त्वरण क्या होना चाहिए कि जब ये ट्रक चले तो ये बक्सा खिसके नहीं यहां से। आपको पता है म्यू की वैल्यू हमारे पास में होती है a अपॉन जी करके, f अपॉन r से निकाल दिया मैंने, a इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। म्यू आपको दे रखी है 0.14 और g की वैल्यू है 10, मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इतना एसेलरेशन होगा तो ये बक्सा हिलेगा नहीं, पर अगर इससे ज्यादा एसेलरेशन अगर कर दिया, इससे ज्यादा स्पीड से ट्रक चला तो ये बक्सा पीछे की ओर शिफ्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 27वें क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28,
एक गेंद का द्रव्यमान इतना है और एक कोई भी बैट्समैन है, गेंद को प्रारंभिक गति इनिशियल स्पीड को बदले बिना सीधी गेंद की दिशा में विपरीत मारता है। गेंद को दिए गए आवेग का निर्धारण कीजिए। क्रिकेट मैच सब देखते हैं, तो क्रिकेट मैच पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो भी आपके सॉल्व होने चाहिए। क्या कह रखा है, एक हमारे पास में बैट्समैन है, ये उसका बैट बना दिया हमने, थोड़ा ज्यादा ही मोटा बनाया मैंने, देख लेना, ये बैट्समैन का बैट हो गया। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कोई भी एक बॉल है, यहां से मान लिया हमने एक गेंद ऐसे आ रही है, यहां से बना, ये गेंद जो है इस प्रकार से आपकी तरफ आती है ऐसे बैट की तरफ। इस गेंद की मास दे रखा द्रव्यमान कितना है, 0.12 की, यानी 120 ग्राम की गेंद है। ठीक है, जिस स्पीड से आ रही है, v1 लिख दिया मैंने इसको। v1 कितना है आपके पास में, 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही गेंद इससे बैट से टकराएगी, तो बैट्समैन ने क्या किया, इस गेंद को वापस उसी डायरेक्शन में शॉट मार दिया, तो ये गेंद वापस उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो दिशा तो बदल गई, दिशा बदल गई तो वेग बदल गया। तो v2 की वैल्यू जो है आपके पास में वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चा बोले फिर फर्क क्या हुआ, अगर इसको मैं माइनस मानता हूं बस हो जाएगा मेरे पास में। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको पता है कि m द्रव्यमान की चीज v वेग से टकराई और रिवर्ट हो गई वापस, तो आपसे पूछ रहा है इंपल्स कितना है, आवेग। तो आप लोगों को क्लियर बता रखा है कि I जो होता है इसे हम कहते हैं संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुने, इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। कई बार क्या होता है कि बच्चा गलत ले जाता है, अब संवेग में परिवर्तन की दर बोल देता है, तो वो तो फोर्स होती है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बोलेगा तो फोर्स है, हम की आई की बात कर रहे हैं। आई इज इक्वल्स टू, मैं ये कह सकता हूं डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब हो गया P2 माइनस P1। अब मास सेम है, m v2 माइनस m v1, m कॉमन खींच लीजिए, v2 माइनस v1 हो जाएगा। m की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12, v2 की वैल्यू प्लस ले लेता हूं मैं, v1 माइनस हो जाएगा, क्यों, डायरेक्शन उल्टा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 और 10 20 हो गया। 0.12 को आप सीधे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 पॉइंट हटा देगा, आंसर आएगा 2.4, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन इंटू सेकेंड, 2.4 न्यूटन इंटू सेकेंड। देखिए चौथा ऑप्शन क्लियर आपके सामने आ रहा है। 28वें क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स करेक्ट अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसके बारे में। पहला कह रहा है दोनों एक ही वस्तु पर लगते हैं, गलत, यानी आपको पता है कि जैसे एक्शन रिएक्शन की बात करें, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं F1 तो F2 ऐसे लगेगा वापस, F1 में बॉडी पे लगा रहा हूं, F2 बॉडी मुझ पे लगा रही है, तो दो बॉडीज हुई हमारे पास, तो एक ही बॉडी पे दोनों नहीं लग रही, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, दोनों का परिमाण समान हो भी सकता है और नहीं भी, गलत। F1 और F2 जो हैं उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो एज इट इज सेम होना चाहिए, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, एग्जैक्ट सेम होता है। दोनों एक ही दिशा में लगते हैं, गलत। F1 का डायरेक्शन इधर है तो F2 का डायरेक्शन इधर है, गलत। अब बच्चे को लगता है चौथा ही आंसर होगा, पढ़ लें उसको सही तरीके से। दोनों निकायों को मिलाने वाली रेखा पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर मान लो मैं ऐसे लगा रहा हूं F1, तो F2 जो है वो इसी लाइन के ऊपर लगेगा, यानी दोनों की क्रिया रेखा सेम होगी, लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, इसका मतलब ये सही है। तो 29 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक गेंद को 2 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ग्रेविटी दे दी है, तो गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। H मैक्सिमम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला बता रखा है, U स्क्वायर अपॉन कितना है 2G। अब U की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, ये कट गया, इससे 2 हुआ।
आपका आंसर आएगा 0.2 मीटर। यानी गेंद जो है वो 200 के जो है 20 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, जिसको आप कह सकते हो 0.2 मीटर। अब 0.2 मीटर कौन सा है? सी। यानी 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है दोस्तों।